Today is 20th May, Saturday, and I am here, Mr. Ghanshyam Singh, TET from Latham Public School. I am here to conduct in-house training on a very wonderful topic, that is new education policy empowering the teacher. First, I would like to throw some light on the new education policy. What is new education policy? How it is implemented? When it is implemented? I would just like to throw some light on it. Then I will proceed to my topic. At first, I would like to ask a question. When was first new education policy adopted? 1968. Very good. At first, in 1968, new education policy was adopted. Then again it is amended or modified in 1986. Now the new education policy has again been amended in 2020, and we are following this. Uttarakhand is the first state in India to implement the new education policy in its pre-primary level. Now, when we talk about new education policy, it relies on 5 pillars. जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो इसके 5 स्तंभ हैं, जिसपे ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अपने आप को एक प्रदर्शित कर रहा है। सबसे पहले क्या है? द फर्स्ट पिलर ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एक्सेस, दैट एजुकेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल। कि हमारा जो एक एजुकेशन है, जो गुणवत्तापूर्ण हम एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो सब लोगों तक एक्सेसिबल हो। अगर वो लोगों की रीच तक नहीं होगा तो फिर हमारे यहाँ एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। सो द फर्स्ट पिलर ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज दैट इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी। इक्विटी, दैट ईच एंड एवरी पर्सन must have the equal opportunity to grasp the education, either it is in the pre-primary level, primary level, secondary level or senior secondary level. कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे वो आपके प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो और हायर लेवल पे हो। तो दो स्तंभ के बारे में हमने बात किया। फर्स्ट वन इज एक्सेस, कि एजुकेशन जो है सबकी पहुंच तक होना चाहिए। Second one is equity, that education should be an equal opportunity for all. And the third point is quality. Quality. अभी हो क्या रहा है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में? We are focusing on quantity, not in quality. So new education policy एक कोशिश किया है कि the education must be qualitative, not only quantitative, जिससे हम चीजों को सीख सकें। Because according to a statistic by the government of India, 78% of our youth are not able to work in firms. कि हमारे यहाँ एक स्टैटिस्टिक्स निकाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसपे लगभग 78% जो लोग थे हमारे स्किल नहीं उनके पास। क्यों? क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल पढ़ाया नहीं जाता, लोगों को सिखाया नहीं जाता। We are just working on British languages. So न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात क्या कि हम हटके कुछ काम करें, लोगों को सिखाएं। फोर्थ वन इज अफोर्डेबिलिटी, दैट एजुकेशन शुड नॉट बी वेरी कॉस्टली। एजुकेशन मस्ट बी अफोर्डेबल टू ऑल, कि सारे लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सके, आइदर दे आर पुअर, आइदर दे आर रिच। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पिलर इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबल, जिसको एक जवाबदेही बोलते हैं, कि जो भी हम इस एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम एक जवाबदेह बने। अगर हमसे किसी बारे में बात की जा रही है, कोई सवाल किया जा रहा है, तो उसके बारे में बातचीत के एक जवाबदेह हो, सेंस ऑफ आंसरेबल हमारे अंदर आए। तो दीज आर 5 पिलर्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एम इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ये तो पिलर्स हो गए। एम क्या है भाई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है तो इसका एम क्या है? क्या इसका एम है जो गवर्नमेंट ने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में?
The basic aim of new education policy is to provide qualitative education to primary and secondary level by the year 2030. मतलब 2030 तक जो हमारी सरकार का एक विजन है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को साक्षर कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पे एक क्वालिटेटिव एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट the new education policy relies on building of relationship between the learners and the educators. This is the main point. कि जो सीखने वाले और जो सिखाने वाले के बीच एक पॉजिटिव एटीट्यूड बने, एक रिलेशनशिप बने, ताकि दोनों सामंजस्य बना के चीजों को सिखा सके और वो चीजों को सीख सके. So our new education policy has the following aim. Next, the system adopted by the new education policy is 5 plus 3 plus 3 plus 4. I am repeating again. The system adopted by new education policy is 5 plus 3 plus 3 plus 4. What does it mean? It means that 5 years in the fundamental stage. कि 5 वर्ष तक बच्चों को फंडामेंटल स्टेज में पढ़ाया जाएगा. वो फंडामेंटल स्टेज क्या हो सकते हैं? 3 years in आंगनवाड़ी. आंगनवाड़ी जो है वो हमारे हर गांव, हर कस्बों में रन किया जाता है. And they are looked after by the government of India under the Ministry of Child Development and Women Welfare. जो चाइल्ड डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण का जो विभाग है उसके द्वारा उसकी देखरेख की जाती है. तो आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, ये सब जो है 3 साल तक बच्चों को प्री नरिशमेंट देगा. आफ्टर दैट 3 years प्रिपरेटरी स्टेज, जहां पे 3 साल तक लोगों को सिखाया जाएगा, जो बच्चे होंगे हमारे उनको प्रिपेयर किया जाएगा हाउ टू बिहेव, हाउ टू रीड. ये सब छोटी छोटी चीजें जो भूल होंगे उन्हें सिखाया जाएगा, जहां पे प्रिपरेटरी मतलब बच्चों को हम तैयार करेंगे. आफ्टर दैट 3 years फ्रॉम क्लासेस 6 to 8, 6 से 8 क्लास तक बच्चों का एक अलग लेवल होगा. एंड लास्टली 4 years फ्रॉम क्लासेस 9 to 12. तो ये हमारा विजन है गवर्नमेंट का 5 plus 3 plus 3 plus 4. I think I am audible to all and I am able to make you understand about the new education policy. Now I am coming back to my topic, that is empowering the teachers, because teachers are the main role models for the students to be educated. जो शिक्षक होते हैं वही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं. So we teachers must be empowered. But what does the empowerment of teachers mean? The main thing is that कि हमारे यहाँ जो शिक्षक सशक्तिकरण है उसके मायने क्या है? क्या हम बोल सकते हैं that teachers are empowered in these days or not? So empowering teachers means empowering them with right knowledge, skills that would enable to meet them with the demanding and challenging needs of changing society. हम जो टीचर्स को इस तरह से एम्पावर करें, इस तरह से उनको सशक्त करें कि जो हमारा समाज बदल रहा है, that they are able to follow. आज अक्सर होता है क्या कि बच्चे सब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को जान रहे हैं, बट क्लासेस में आके वो क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, a sense of comedy, they are trying to pull the legs of the teacher. So new education policy इसका भी ख्याल रखना. New education policies throw the emphasis on the technological development of the teacher. That teachers must be proficient with the technical aspects so that they may cope up the adverse situation and they will serve the internet, coding and all that. So new education policy में इसके बारे में बात हुई जहाँ पे teachers must be proficient with the technological aspects. Here there is a emojis are shown here. How are you feeling?
how are you feeling? This is a mixed reaction of the students, of different types of students in the classroom. ये जो है अलग अलग तरह के बच्चों का एक मन की भावना है. Some teachers may love us, कुछ बच्चे हमें प्यार कर सकते हैं, हमें चाह सकते हैं, but some may also be disapprove with us. हो सकता है कि कुछ हमसे disapprove भी हो, हमसे वो मतलब संतुष्ट ना हो. Some may be optimistic, कुछ हमसे optimized भी हो. तो इसमें एक रिएक्शन स्टूडेंट्स का भी दिया हुआ है as well as teachers. The main there is a word that is aggressiveness. Aggressiveness. It means आक्रामकता. Teachers should not have this value. एक टीचर में aggressiveness नहीं होना चाहिए because they have to bear a lot of things in classroom. जब वो क्लासरूम में एंटर करते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों को सहना होता है, but they must bear all these things with a good mind. New education policy teaches us that कि जब हम क्लासरूम में जा रहे हैं, अगर हमें कुछ परेशानी नहीं हो रही है तो we should not be aggressive. हमें उस चीज को एक प्यारे स्माइल के साथ सहना है. New education policy teaches us that. Now, there is a topic that what is the present scenario of teacher education in India. आज हमारे जो करंट जो वर्तमान का सिचुएशन है उसमें शिक्षक को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है. Because we all are humans and we must be trained. हम सभी इंसान हैं, हमें भी अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता है. तो क्या सिनेरियो है आज जहाँ पे हम टीचर को एजुकेट कर रहे हैं. India has one of the largest system of teacher education of the world. आज हमारा भारत सबसे बड़ा नेटवर्क है टीचर एजुकेशन का. हमारे यहाँ जितने फॉर्म्स हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद ये किसी और देश में नहीं है जितना हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जितना हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं. So it is a word of great empowerment for us. Besides the university departments of education and their affiliated colleges, government and government-aided institutions, private and self-financing colleges are also engaged in teacher education. जो हमारा नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम कमीशन है, UGC है, जो और भी जो हमारे जो फॉर्म्स हैं, उनके अलावा जो भी गवर्नमेंट-एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट और सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं जो भी टीचर को एजुकेट कर रहे हैं. They are providing a good training to our teachers so that our teachers may be empowered. तो हम सभी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन हो, वो प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन हो, सेल्फ फाइनेंसिंग हो, उन सब की ये कोशिश होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट अपने टीचर्स को ट्रेन करें so that they may give their students their best. Because अगर एक टीचर बेस्ट होगा, then they will be able to give their students best. So all the institutions are working on that. Teacher education in India has by and large been confined to school education only. But this is also a disadvantage. कि आजकल जो हमारा टीचर एजुकेशन है वो बस स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित रह गया. We are not working on the morals, we are not working on the values, we are not working on the ethics, so that we are lagging behind. कि हम लोग ना morals के बारे में बात करते हैं, ना नैतिकता के बारे में बात करते हैं, ना ethics के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें backward direction में लेकर जा रहा है. Now, the quality, the education is a direct consequence and outcome of the quality of teachers' education system. जो क्वालिटी होगी एजुकेशन का वो एक रिजल्ट है. हमने कितना सीखा,
हमें जितना सिखाया गया, हमने जितना ट्रेन हुए, वो सारा का सारा एक कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट होगा जो हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। If we are trained well, if we are qualified, if we have skill, if we are empowered, then we are able to give our students best and the best, and the students will be benefited from that. वो सिर्फ एक बुकिश कीड़ा बन के नहीं रह जाएगा। हम बच्चों को हर तरीके से एम्पावर कर सकते हैं, बच्चों को बेस्ट दे सकते हैं, बट वी मस्ट बी स्किल, वी मस्ट हैव the will to do that, and we must be trained about that. Now we are able to discuss the various factors that affect the current status of teacher. In the present scenario, the status and the current scenario of teachers are not good. There are so many factors that are responsible for the lacking of the teacher. Some of them are as given: uneven distribution of capacity and resources. कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो बांटा गया है उस तरीके से नहीं बांटा गया, जिसके वजह से जो हमारा स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं है. They are not up to the mark because of the uneven distribution of the scarcity of resources. So, अब इसका उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि the resources should be distributed uniformly. जो संसाधन है हमारे पास, उसको हम distribute करें एक effectively, in a judicious way, so that they may benefit the teacher. Next, crumbling infrastructure. जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, जो बिल्डिंग्स हैं या जो भी कह लीजिए जो भी उसका संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट वेरी गुड. दिस इज आल्सो अ ग्रेट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द करंट स्टेटस ऑफ द टीचर. नेक्स्ट पॉइंट, inadequate exposure to the internet and technology. As I have just discussed that we teachers are not very proficient in internet and technology. अगर हमसे इंटरनेट के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में बातें होती है तो we are not very proficient. हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास, उससे ज़्यादा जानकारी हमारे बच्चों के पास. So we should be aware of the various technological aspects. We should be proficient about the technology so that we may cope up the various adverse situations. If students are interested to ask something about the internet, about the technology, then we are able to answer. अगर बच्चे हमसे कुछ पूछ रहे हैं, वो इंटरनेट की चीज़ों को पढ़ कर आए हैं और टेक्नोलॉजी से की हेल्प से कुछ चीज़ों को सीख कर आए हैं, हमसे वो चीज़ों को पूछ रहे हैं और अगर हम वहाँ पे जवाब नहीं दे रहे, तो we may be embarrassed. हो सकता है कि वहाँ पे हम लज्जित हो जाएं, हमें वो चीजें नहीं आती, तो हो सकता है कि वहाँ हमें बुरा फील हो. तो we should be aware of that and we should be skill. We should have the skills and the proficiency to adapt the importance of internet and technology in our life. Next point is growing trust deficit with public education system. जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हमारा है, उसके साथ हमारा जो एक विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है. We teachers are not showing our belief in the public education system. So these are the factors that affect the current status of the teacher in India. I am discussing it again. The first factor is uneven distribution of scarcity of resources. Second one is crumbling infrastructure. Third one is inadequate exposure to the internet and technology. And the last one is growing trust deficit with public education system. Now we will discuss about the various reasons that why our teachers are inefficient. कि हमारे जो शिक्षक हैं वो अयोग्य साबित हो
The first is non-uniform appointment and selection process. Non-uniform appointment and selection process. कि जो टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि उसका कोई समय निर्धारित नहीं, वो कभी भी किसी भी समय एक निश्चित समय पे नहीं होता है। So they are not uniform in nature. जो हमारा सिलेक्शन प्रक्रिया है that has also some holes in it, उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि है। नेक्स्ट पॉइंट है अनइवन पेमेंट स्ट्रक्चर। जो हमारे पेमेंट का स्ट्रक्चर है टीचर का वो भी काफी ज्यादा अनइवन है। ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे फर्म है वहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं बट उनमें सैलरी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं एक मन में भावना आती है हीन भावना आती है एंड दिस इज also the cause of inefficiency of the teacher. Next, lack of job security. The job of a teacher is not secure in this day. आज जो हमारा समय है इसमें जो टीचर्स का जॉब है वो एक सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे अंदर नहीं है। कब हमारी जॉब चली जाएगी कब हमारी जॉब नहीं रहेगी तो इसका भी एक डर कहीं के टीचर्स को रहता है। So this is also the cause for the inefficiency of the teacher. Next, पेपर पुशिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हमें कहीं जॉब चाहिए होती है एज ए टीचर तो हम वहाँ पे पैरवी लगाना शुरू कर देते हैं तो जिसकी वजह से हमारा पेपर आगे बढ़ जाए जो भी कमेटी के हेड है वहाँ तक चले जाए। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि जो इनएफिशिएंट लोग होते हैं वो टीचिंग लाइन में आ जाते हैं और बच्चों के साथ समाज का भी वो नाम खराब करते हैं उनका भी नुकसान करते हैं। एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिसाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कि जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है जो उनकी भर्ती होती है उसमें भी काफी पॉलिटिक्स होता है। सो these are the reasons that are responsible for the inefficiency of teachers in India. Now when we talk about the reason for the inefficiency of the teachers we must have some idea। हमारे पास कुछ आइडिया भी होने चाहिए कि कैसे हम इस चीजों को ठीक करें। तो इन माय ओपिनियन द अपॉइंटमेंट मस्ट बी यूनिफॉर्म। जो टीचर्स की भर्ती होती है उससे समय एक निश्चित समय घोषित होना चाहिए सो दैट द टीचर्स विल प्रिपेयर फॉर दैट दे विल कोप अप विद देयर सब्जेक्ट्स दे विल ग्रास्प नॉलेज सो दैट दे विल डू बेटर व्हेरेवर द रिक्रूटमेंट गोस। Uneven payment structure should be minimized. जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है उसको भी मिनिमाइज करना चाहिए। जो एक गैप है हाई सैलरीड पर्सन लो सैलरीड पर्सन so it must be minimized in an institution so that all the faculty all the teachers will work together as a team. Lack of job security. Job should be secure in an institution. The institution must provide an appointment letter and all the relevant things so that a teacher will think that their job is secure. Paper pushing and all the politics should be avoided in an institution for the betterment of the institution and betterment of the students. Because when inefficient teachers will teach in the class, the class will not learn anything, or they will be backward in their way. So, for the sake of the society, for the sake of the country, because we teachers are the builders of the society. हम जो शिक्षक हैं, वो समाज के निर्माता हैं, संस्थापक हैं. So, we should be efficient so that our students are efficient and our country, our society will go in a positive path. Now, meaning of teacher education. What is the meaning of teacher education? कि शिक्षक का जो एजुकेशन हो रहा है, जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उसका मतलब क्या होता है? It relies on three different skills. The first skill is teaching skill. पढ़ाने का उनकी
कैसी शैली है। इट इंक्लूड्स इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। टीचिंग स्किल कहने का मतलब है कि एक शिक्षक कितना इफिशिएंटली क्लास को हैंडल कर सकते हैं, कितनी इफिशिएंट तरीके से वो बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीजें दे सकते हैं, कितना उन्होंने प्रिपरेशन किया है कि वो क्लासरूम में आके बच्चों को पीपीटी देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, होमवर्क देंगे, असाइनमेंट देंगे, उन्होंने क्या पीपीटी बना के लाया है, क्या पीडीएफ लेके आए हैं। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दैट थिंग सो दैट आवर टीचिंग स्किल इज इम्प्रूव। अगर हमारा टीचिंग स्किल इम्प्रूव होगा तो ही हम बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन विल बी इन आवर हार्ट, कि हमारे दिलों में भी एक संतोष की भावना है कि आज हमने बच्चों को अपना बेस्ट दिया। नेक्स्ट इज पेडागोगिकल स्किल। इट इंक्लूड्स द फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड physiological consideration that would enable the teachers to have a sound basis for practicing the teaching skills in the classroom. इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फिलॉसफी के बारे में बच्चों को होना चाहिए, टीचर्स को नॉलेज होना चाहिए, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, क्योंकि बच्चों हर बच्चे अलग होते हैं। किस बच्चे की मनोदशा क्या है इसके बारे में टीचर्स को जानकारी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक बच्चा क्लासरूम में बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, किसी भी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, किसी भी चीज में वो अपना जो टेस्ट होता है वो नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है उसको कुछ परेशानी हो सकता है वो मेंटली कहीं ना कहीं परेशान है, फिजिकली परेशान है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ उसके साथ कुछ हादसा हुआ। तो ए टीचर मस्ट बी साइकोलॉजिकल एक्टिव to get the truth from that student। अगर हम साइकोलॉजिकल तौर पे एक्टिव होंगे तो उस बच्चे से हम ये पूछेंगे आपके साथ क्या परेशानी है। अगर वो बच्चा वो हमारे साथ शेयर करेगा, if we have the solution then we may work on that। So the students will also be included in the whole classroom and involved in his study। So these skills must be given to a teacher in their training period। कि जब उनका प्रशिक्षण चल रहा होता है, जब वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उन्हें ये सब चीजें सिखानी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्किल। इट इंक्लूड सॉफ्ट स्किल, काउंसलिंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कंप्यूटर स्किल, इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स एंड अबव ऑल लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल। प्रोफेशनल स्किल में सॉफ्ट स्किल आता है, काउंसलिंग स्किल आता है कि अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो आप उसको काउंसलिंग कर सकें, उन्हें समझा सकें। क्योंकि इन स्कूल टाइम द स्टूडेंट्स इन द सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल दे आर इन द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, दे आर इन द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंस पीरियड में उन्हें बहुत ज्यादा काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके मन में बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत होती है, एक काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो टीचर मस्ट बी एबल टू काउंसल देयर स्टूडेंट्स सो दैट देयर पाथ इज नॉट वायलेटेड। टीचर शुड हैव द कंप्यूटर स्किल बिकॉज़ द प्रेजेंट सिनेरियो इज द प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी का जो हमारा एज है वो टेक्नोलॉजी का है। So a teacher must be able to get all the related information that is related to their technology। They must have the management skill। They must have the management skill। उनमें प्रबंधन की जानकारी भी होनी चाहिए, चीजों को कैसे मैनेज करना है। अगर कोई सिचुएशन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज हो रहा है इन द स्कूल प्रेमाइसेस, in the classroom, outside the school, then you must have the ability to manage those situations। So a teacher must have the managerial, impersonal, soft skill, counseling skill, and above all the lifelong learning skill। So a teacher must have the learning skill। उन्हें सीखने की चाहत होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत पढ़ लिया
माँ के पेट से कब्र तक हम लोग सीखते हैं। हमारा सीखने की जो चाहत है, जो सीखने की उम्र है, वो कभी खत्म नहीं होती। So we must be aware of the learning, that we must be learn from different people, different things, different environments. Now, when we talk about the nature of teacher education, जो हमारा टीचर एजुकेशन है उसका नेचर क्या है? So teacher education is basically considered in three phases, that is pre-service, induction and in-service. जो हमारा टीचर एजुकेशन है उसको तीन फेज में हमने कंसीडर किया, सर्विस से पहले का, मध्य का और सर्विस में रहते। So basically three phases are discussed here, that is pre-service, induction period and in-service period. Teachers education is based on the theory that teachers are made, not born. In contrary to the assumption, teachers are born, not made. एक हमारे अवधारणा है कि टीचर्स जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। ऐसी बात नहीं, टीचर जन्म नहीं लेता, टीचर्स बनते हैं। टीचर्स आर मेड, नॉट बॉर्न। टीचर हम जन्मजात शिक्षक नहीं हैं, हम शिक्षक बने हैं। किस तरह से बने हैं? अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने स्किल से, अपनी ट्रेनिंग से। सो ये आइडियोलॉजी शुड बी चेंज, दैट टीचर्स आर बॉर्न, नॉट मेड। वी आर आल्सो ह्यूमन, वी मे आल्सो हैव सो मेनी फॉल्ट्स, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर फॉल्ट एंड वी शुड ट्राई टू amend our fault. We should try to accept our fault and try to avoid it. Besides pre-service and in-service programs for teachers, it is need to involve in various community programs and extension activities. जो pre-service period और in-service period जो हमारे शिक्षकों का होता है, इसका मतलब होता है कि हम उससे बहुत सारे community program, बहुत सारे activities that is beneficial for our growth, जो हमारी growth के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, we should be involved in that, so that our efficiency, our skills are increased. It is also a system that involves an interdependence of the input, processes and output. Just like computer, teacher education has also three channels, that is input, processing unit and output. जिस प्रकार कंप्यूटर में आप इनपुट देते हैं, वो डेटा को प्रोसेस करता है और लास्ट में एक रिजल्ट देता है। उसी प्रकार टीचर एजुकेशन में भी पहले हम इनपुट, हम ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने में हमें बहुत जो भी चीजें पढ़नी होती है, जो भी स्किल सिखाए जाते हैं, हम उन चीजों को सीखते हैं। देन वी प्रोसेस दैट, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में वी आर गिविंग अ रिजल्ट, वी आर गिविंग एन आउटपुट टू द स्टूडेंट। फिर हम अपने स्टूडेंट को एक रिजल्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आवर आउटपुट। सो these are the methods that is the nature of the teacher education, that teacher education can be considered in three phases, that is pre-service, induction and in-service. Teacher education is based on the theory that teachers are made, not born. But this assumption is wrong, that teachers are born, not made. Besides the pre-services and the in-services programs for teachers, it is need to be involved in various community programs and extension activities. It is also a system that involves an interdependence of its output, input and process. Now, the most important topic of the season, that is objectives of teacher education. अगर टीचर्स को हम एजुकेट कर रहे हैं, टीचर्स को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, टीचर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं? इन्हीं को भी हम क्लासरूम में भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं।
highly qualified as well as highly trained teachers to our classroom to get the best from them. तो हम क्यों ऐसा करते हैं? टीचर्स एजुकेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? The first objective is that it provides opportunities to observe and engage with children, communicate with and relate to children. टीचर एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चों के साथ घुल मिल जाएं, बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल एनहांस हो, बच्चों के साथ हम एंगेज हो, ताकि हम बच्चों को समझकर जो बेस्ट क्वालिटी हमारे अंदर है वो हम बच्चों को दे पाए. Next is that developing capacities for self-directed learning and the ability to learn, be self-critical and work in truth. As we all know that each and every person in this world has some capability in that. The capability may be the capability or the capacity to think, to work and to analyze. So, a good teacher will be self-assessed. They have the ability to think and they have the ability to work in group. Because in a school, a single individual cannot run a school. एक सिंगल इंसान जो है वो विद्यालय नहीं चला सकते. You must need a team. एक अच्छी टीम, एक भरोसेमंद टीम की आवश्यकता पड़ती है. So proper teacher education हम टीचर्स के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्रिएट करता है, ताकि वी मस्ट वर्क इन टीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फर्म एंड टू अचीव द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दैट इज असाइन्ड टू अस बाय आवर मैनेजमेंट. So these all the things came us by the proper training. Next is developing the ability for self-analysis, self-evolution, adaptability, flexibility, creativity and innovation. If teachers are educated and if teachers are trained much, then they will develop a sense of self-analysis, self-evolution. अगर हमारे अंदर proper training है, अगर हमारे यहाँ प्रॉपर एजुकेशन है, तो हम अपना आकलन खुद कर सकते हैं. सो बोलते आत्म आकलन, हमने क्या बच्चों को दिया, क्या बच्चों को देना था, कितने अच्छे से हमने बच्चों को सिखाया. तो this all came with the proper training. Creativity, we all are creative in our way. हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से क्रिएटिविटी है हमारे अंदर. So if we all are trained much, if we all are educated, then we will be able to show our creativity and show our innovation to our students. Next point is that it provides the opportunities to enhance understanding, knowledge and examine disciplinary knowledge and social reality. Teacher education also provides us a basis of understanding and knowledge. जो हमारे टीचर का एजुकेशन होता है, जो ट्रेनिंग होता है, वो क्या करता है? हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की क्षमता देता है, ताकि हम आत्म आकलन भी कर सकें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आए और हम लोग हमारा सामाजिक जो सच्चाई है, जो हमारे समाज में जो भ्रम है, उससे हम दूर हो सकें, जो समाज में जो मिथ्स है उससे दूर हो सकें. एंड वी मस्ट अडॉप्ट द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी व्हाटएवर इट इज. It also provides the opportunity to develop the professional skills in pedagogy, observation, documentation, analysis, drama, graph, storytelling, and reflective inquiry. If we teachers are educated in a better way, in a good way, then we will have a lot of professionalism, a lot of professional skills, such as we may be a good dancer, we may be a good singer, we may be a good storyteller, we may be a good art maker, and all that.
अगर हम अच्छे से एजुकेशन लेते हैं, अच्छे से हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आएगी। हो सकता है हमारे अंदर कोई अच्छा संगीतकार हो, गीतकार हो, एक अच्छा नर्तकी हो, एक अच्छा स्टोरी टेलर हो, तो ये सब चीजें हमारे अंदर आ सकती है और हम बच्चों को सिखा सकते हैं। Now, a very remarkable topic for the session, that what new education policy 2020 has for teachers. ये जो new education policy 2020 है, वो हम शिक्षकों के लिए क्या लेकर आ रहा है? हमें क्या इससे उम्मीद है? कैसे हमारा प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज होगा? कैसे हमारा नॉलेज इनहांस होगा? कैसे हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे? Now, we will see that. So, there is a pre-service teacher education. कि अगर हम सर्विस में जा रहे हैं, तो उससे पहले we must be educated enough to teach our students. That is, a national curriculum framework for teacher education NCERT 2021 will be drafted to guide all teachers pre-service and in service of the teacher. Second point is that the 4-year integrated period, the minimal degree qualification for school teacher is conceived as a multidisciplinary and integrated dual-major bachelor degree. Third point is that the multidisciplinary universities have been directed to set up an education department and run B.Ed program in collaboration with their other department. Next is that all fresh PhD entrants will be required to take credit-based courses in teaching education directly related to their chosen PhD subject. Shorter post-B.Ed certification courses will also be available for career growth of teachers who wish to move into more specialized areas of teaching. And the last one is that the B.Ed degree will teach a range of knowledge content and pedagogy and include strong practical training. So, the new education policy will provide a pre-service teacher education. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक भी टीचर्स को सर्विस में जाने से पहले एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है या उसके मिनिमम गाइडलाइन करता है ताकि हम चीजों को सीख के सशक्त हो सकें, हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें और जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है उसको भी हम फुलफिल कर सकें। There is a recruitment process that is employed by the new education policy for the recruitment of best faculty. That is TET for all levels. TET stands for Teacher Eligibility Test. That teachers must give a test for showing their skills, for showing their potential. Just like each and every state has their own state teacher eligibility test, central government organizes central teachers eligibility test every year 2 times for choosing the best teachers across the country for enhancing the quality of the education. Transparent transfer system. Suppose a teacher wants transfer from one workplace to another. So, in new education policy, transfer system will be transparent so that no bias will be done for them or against them. Technology based planning for recruitment. कि जब रिक्रूटमेंट होगा टीचर का तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाएगी। हो सकता है कि पेपर पुशिंग या पॉलिटिक्स के कारण अच्छे टीचर्स जो हैं वो जॉब ना ले पाए। So, new education policy is planning to use the technology for the recruitment of the teacher so that best teachers will go into the classroom
Certificate courses, a lot of certificate courses are done by the various universities, by the various colleges, so that they will be professors. Suppose in computer science, there are a lot of certification courses like DCA, Diploma in Computer Application, ADCA, Advanced Diploma in Computer Application, Java, COBOL, a lot of computer courses are there, so that a teacher will know the basic function and the basic terms of the computer, so that they will be proficient. A lot of certification courses are there which a teacher can do to enhance their knowledge, to enhance their skills. Now, for the recruitment processes, test scores are a basic. Whatever marks you have scored in the test that is conducted by the agencies or the testing academies, that will be your basis for your recruitment. And these test scores and demonstration are an important part for your recruitment. If you do well in your test, in your demonstration, then it will be a great advantage for you for becoming a teacher. Restructuring of NCTE as Professional Standard Setting Body, National Council of Teachers Education. This is basically that agency that gives the authorization to the various colleges for training of the student for becoming a teacher. So it must be standardized. Government is working on that it must be standardized to give the opportunity to the best students to become a teacher. Now, teaching career and professionalism. New education policy also emphasizes on the teaching career and professionalism. There are three scenarios in that. The first one is that the new education policy 2020 talks of creating performance standards for teachers, clearly spelling out of the role of teacher at different levels of expertise, stage and competencies required for that stage. A set of national professional standards for teachers will be created that will determine all aspects of teacher career management. The second one is that NEP 2020 also talks of teacher audit or performance appraisals that will be carried at regular intervals. These standards for performance appraisal will also be formulated. Henceforth, promotion and salary increases will not occur based on the length of tenure or seniority. This is the main thing. ऐसा होता है कि अगर सैलरी अप्रेज बढ़ता है, अप्रेजल होता है तो क्या देखा जाता है कि कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं, ये कितने उम्र दराज है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सबको बाइकआउट कर रहा है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी simply relies on a talent and your skill. If you are skillful, then appraisals will be done. If you are not skillful, then you will remain wherever you are. The third is that student teachers must undergo 50 hours of CPD opportunities every year to keep themselves by attending workshops or online development modules. School principals too must undergo CPD in modules related to leadership, school management, and for implementing competency-based learning. The next one is the integration of teachers' empowerment. The new education policy 2020 gives teachers autonomy in selecting appropriate pedagogy and encourages them to also ensure socio-emotional learning of their students. Innovative teaching methods adopted by teachers to improve the learning outcome will be recognized, documented, and shared widely as recommended practices. Close collaboration is recommended among schools within a school, complex as it will reduce teachers' isolation experienced by teachers working in smaller schools.
key takeaway. Irrespective of the duration of teacher training, it must incorporate. Neither the government nor the private individual trust or societies who are not associated with school education should be allowed to open now TEI. This is the main point that new education policy is implementing. कि अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल जो कि स्कूल एजुकेशन से वो रिलेटेड नहीं है, वो न्यू इंस्टीट्यूशन को नहीं खोल पाएगा. टीचर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे आर नॉट अलाउड टू ओपन. अभी क्या होता था कि कोई भी एक कॉलेज वगैरह खोलिए जहाँ पे वो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, बट नाउ दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस अनलेस और अंटिल दे फुलफिल ऑल द गाइडलाइंस दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट. The third point is that an early disbanding of National Council of Teachers Education and transferring their responsibility to UGC or NCERT or CBSE is important. अब जो NCTE जो कार्य करता था, National Council of Technical Teachers Education, जो काम करते थे, अब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी UGC, University Grant Commission या NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग या सीबीएसई को ट्रांसफर किया जाएगा, सो दैट दे विल डू देयर वर्क विद मोर डेडिकेशन एज प्रीवियसली डन. Every teacher must be bound on a standardized platform as far as certain common skills are concerned, irrespective of their teaching subject and level of teachers. अब अपने लेवल पे जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स तो करने होंगे. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज रिलाइंग ऑन दैट कि अपार्ट फ्रॉम आवर सब्जेक्ट मैटर, अपार्ट फ्रॉम आवर सब्जेक्ट स्किल, वी मस्ट शो सम extra activities that is related to our school, that is related to our students for their betterment. Now there are 4 methods by which teachers can be empowered, that is self learning. That teachers must be able to learn many things their own. कि टीचर जो है वो खुद से बहुत सारी चीजों को सीखते रहे, कंटिन्यूअस, बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो हम चीजों को कंटिन्यूअस सीखते रहे तो वी विल बिकम अ गुड टीचर. प्रैक्टिस टीचिंग. टीचिंग इज नथिंग जस्ट अ प्रैक्टिस. इफ यू प्रैक्टिस वेल यू विल बी प्रोफिशिएंट और यू विल बी बेटर डे बाय डे. ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया और पढ़ाना छोड़ दिया या हम उसको पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे. Then we will be down in our work. Classroom learning. This is the main thing that we learn a lot of things in classroom. Classroom में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. From many people, from our colleagues, from our students, from our mentors, from our principals, we learn a lot of things. So we must have a positive attitude of learning, either in classroom or outside the classroom. Apprenticeship. Apprenticeship means we should be trained or we should we work as assistant so that if our skills increases, our talent increases, then we will be given a higher opportunity. So it is basically called the probation period. So we should be employed these 4 methods, that is self-learning, practice teaching, classroom learning, and apprenticeship. So thank you all for joining the session. I hope you all have really gone through this video.